Hello student, today I am going to explain you the remaining part of principles of inheritance and variation. Mendel's law of inheritance. इनहेरिटेंस से रिलेटेड मेंडल्स ने 3 लॉज दिए थे, अब उनको देखेंगे। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। द लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट when two homozygous individuals with one or more set of contrasting characters are crossed, तो दो होमोजाइगस जो इंडिविजुअल है उसके अंदर जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है उसके या तो आप वन सेट लो या एक सेट से ज़्यादा लोगे, और उनके बीच में आप जब क्रॉस करवाओगे तो जो F1 जनरेशन फॉर्म होगी तो उसके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर विजिबल होगा लेकिन रेसेसिव कैरेक्टर विजिबल नहीं होगा। जैसे आप क्रॉस करवाते हैं टाल प्लांट का ड्वार्फ प्लांट के साथ, तो टाल प्लांट जो होते हैं उसको डिनोट करेंगे कैपिटल टी से, और ड्वार्फ प्लांट जो है उसको डिनोट करेंगे आप स्मॉल टी से। जब इनका क्रॉस करवाओगे तो जो स्पीशीज फॉर्म होगी F1 जनरेशन में वो बनेगी हाइब्रिड टाल प्लांट, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और स्मॉल टी जो है रेसेसिव कैरेक्टर है, तो जो डोमिनेंट होता है वो रेसेसिव को दबा देता है, तो दिखेगा कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर। तो ये जो लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। Importance of law of dominance. The phenomenon of dominance is of practical importance because harmful recessive character remains hidden by the normal dominant character in hybrids. जो रेसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं वो आपके लिए क्या होते हैं, हम लोगों के लिए हार्मफुल होते हैं, और जो यूजफुल कैरेक्टर होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। तो डोमिनेंट कैरेक्टर हार्मफुल कैरेक्टर को क्या कर देता है, दबा देता है। सपोज करो इन ह्यूमन बींग्स में a form of idiocy, डायबिटीज एंड हीमोफीलिया, ये सब कैरेक्टर है रेसेसिव। तो इनके ऊपर डोमिनेंट कौन होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर, जिसके कारण ये कैरेक्टर क्या होते हैं, दबे हुए रहते हैं। जब एक कैरेक्टर अपना इफेक्ट शो करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी में डिजीज कॉज होती है, हीमोफीलिया, डायबिटीज। तो जनरली ये जो कैरेक्टर होते हैं रेसेसिव होते हैं, जो बॉडी के अंदर क्या होते हैं, रेसेसिव होते हैं, कंडीशन में दबे हुए होते हैं, हिडन होते हैं, किसके द्वारा, डोमिनेंट कैरेक्टर्स के द्वारा। सेकेंड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गेमेट्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एलील पेयर्स सेपरेट or segregate during the gamete formation, and the paired condition is restored by the random fusion of gamete during the fertilization. जैसा कि अभी बताया था कि एलील जो होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन जब गेमेट का फॉर्मेशन होता है तो एलील के अंदर जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और गेमेट में केवल एक कैरेक्टर जाता है। लेकिन जब फ्यूजन होता है गेमेट का तो वापस से ये कैरेक्टर रिस्टोर हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, द टू फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर विच रिमेन्स टुगेदर इन अ इंडिविजुअल डू नॉट गेट मिक्स अप। किसी एक इंडिविजुअल के अंदर जो दो कैरेक्टर्स होते हैं जिनको फैक्टर कहा गया है, जिनको एलील्स कहते हैं, वो कभी मिक्सअप नहीं होते। और जब गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, गेमेट का फॉर्मेशन होता है, तो ये अलग अलग गेमेट्स में जाते हैं, लेकिन बाद में जैसे गेमेट का फ्यूजन होता है तो वापस से ये कंडीशन रिस्टोर हो जाती है। कहने का मतलब कि जब गेमेट का फॉर्मेशन होता है तो एलील्स के जो पेयर्स होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, एक कैरेक्टर एक गेमेट में जाता है। तो इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। You can see in this diagram the first law of Mendel and second law of Mendel. फर्स्ट वन देखेंगे इस डायग्राम के अंदर, यहाँ पर लिए गए टाल प्लांट। जो टाल प्लांट होते हैं इसको डिनोट किया गया है कैपिटल टी से, और जो ड्वार्फ प्लांट है इसको डिनोट किया गया है स्मॉल टी से।
और ये जो बने इसके गेमिट है, जो गेमिट बनेंगे तो एक गेमिट बनेगा उसमें कैपिटल टी होगा, दूसरा जो गेमिट बनेगा उसमें स्मॉल टी होगा। तो जब इन दोनों का क्रॉस किया जाएगा तो उससे क्या बनेगी, F1 जनरेशन बनेगी। अब F1 जो जनरेशन बनी है वो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और स्मॉल टी है वो रेसेसिव कैरेक्टर है। तो जो F1 जनरेशन बनी वो कैसी है, हाइब्रिड टाल प्लांट। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वही शो होता है और जो रेसेसिव कैरेक्टर होता है वो शो नहीं होता है। तो यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है, इसलिए कैसे है सब प्लांट हाइब्रिड टाल प्लांट। अब ये हो गया फर्स्ट लॉ, लेकिन अब सेकंड लॉ में देखेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है कि जब गेमेट का फॉर्मेशन होता है तो जो एलील के जो कैरेक्टर होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर F1 जनरेशन का क्रॉस किससे करवा रहे हैं, F1 जनरेशन से करवा रहे हैं। तो जहाँ पर हाइब्रिड है F1 जनरेशन, जब इसके गेमिट बनेंगे तो एक जो गेमिट बनेगा उसमें कैपिटल टी होगा, दूसरा जो गेमिट बनेगा उसमें स्मॉल टी होगा, इधर भी यही होगा, स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों होगा। अब इस कैपिटल टी का क्रॉस किससे करवा रहे हैं, इस कैपिटल टी से। तो क्या बन रहा है, कौन सी जनरेशन बन रही है, F2 जनरेशन। तो पहली जो F2 जनरेशन बनी है उसके अंदर दोनों कैपिटल टी है, दोनों कैपिटल टी है मतलब एक ही कैरेक्टर शो हो रहा है, तो ये होंगे प्योर टाल प्लांट। उसी तरह से इस कैपिटल टी का क्रॉस किससे करवा देते हैं, इस स्मॉल टी से करवाएंगे। तो क्या होगा, ये कैपिटल टी पहले आएगा, स्मॉल टी बाद में आएगा, तो क्या होगा, हाइब्रिड टाल प्लांट बने, क्योंकि कैपिटल टी जो है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है और स्मॉल टी क्या है, रेसेसिव। तो ये प्लांट भी कैसे बने, हाइब्रिड टाल प्लांट। अब बचा आपका स्मॉल टी का क्रॉस किससे करवा रहे हैं आप, कैपिटल टी से। तो कैपिटल टी से स्मॉल टी का क्रॉस करवा रहे हैं, तो कौन सी F2 जनरेशन में क्या बना है, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब कैपिटल टी यहाँ पर भी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रेसेसिव है, तो जो प्लांट बनेंगे वो हाइब्रिड टाल प्लांट बनेंगे। इसके बाद ये जो स्मॉल टी इसका क्रॉस करवा दे स्मॉल टी से, तो इस जनरेशन यहाँ पर देखेंगे तो दोनों कैसे हैं, स्मॉल टी मतलब प्योर डॉग प्लांट बने। पहली वाली जो आपने क्रॉस देखा था उसके अंदर केवल डोमिनेंट जो थे वो कैरेक्टर शो हो रहे थे, मतलब हाइब्रिड टाल प्लांट बने। लेकिन सेकंड जो जनरेशन देखी ये वाली, तो इसके अंदर कैरेक्टर क्या होगा, सेग्रीगेट हुए। जब गेमिट का फॉर्मेशन होता है तो गेमिट में केवल एक कैरेक्टर जाता है, दोनों नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर थे वो सेपरेट आउट हो गए। अब सेपरेट आउट हो गए तो 100% प्रोजेनी बनी, तो 25% इसमें कैसे प्योर ड्वार्फ है, 25% इसमें क्या है, प्योर टाल है, और 50% जो है वो क्या है, प्योर हाइब्रिड टाल प्लांट है। अब टाल प्लांट कितने हो गए, 25%, 25% और 25, मतलब 75% कितने क्या हो गए, टाल प्लांट बन गए। ठीक है, ये टाल प्लांट बने तो इसको 75 को कितना परसेंट माना है, 3 मान लिया उसको। अब बचे आपके रिमेनिंग कितने, 25 है, तो 25 को कितना माना है उन्होंने, 1 माना, तो क्या हो जाएगा इसका रेशियो 3:1 हो जाएगा। तो 3:1 मतलब जो मार्फोजेनिक जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात कर रहे हैं अपन। तो ये कौन सा रेशियो, जीनोटाइप है या फिनोटाइप रेशियो, ये है 3:1 वाला जो फिनोटाइपिक रेशियो है। अब जीनोटाइपिक रेशियो में क्या बनेगा, 1:1, क्योंकि ये प्योर टाल है, ये प्योर ड्वार्फ है, और ये जो है उन दोनों का मिक्सअप है। तो ये 50% है बीच वाला, और ये 20-25% है। तो 3:1 क्या होगा इसका फिनोटाइपिक रेशियो, और 1:2:1 जो होगा इसका जीनोटाइपिक रेशियो होगा। तो ये सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ऊपर वाला जो फर्स्ट जनरेशन थी वो क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, ये लॉ क्या कहता है कि कोई भी कैरेक्टर किसी को अफेक्ट नहीं करता है, सभी कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली अपना इफेक्ट शो करेंगे। तो जो जनरेशन बनेगी उसमें सभी तरह के क्या होंगे, कैरेक्टर आपको शो होंगे। तो इसके द्वारा आपको प्रूफ करना है 9:3:3:1, इसको प्रूफ करेंगे आप चेकर बोर्ड के द्वारा। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ जो लॉ है उसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। दिस लॉ हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग। ये जो लॉज होते हैं इनका यूज किया जाता है एनिमल ब्रीडिंग में और प्लांट ब्रीडिंग में किया जाता है, मतलब इनके आर्टिफिशियल इनको प्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें इनका यूज किया जाता है। Second, with the help of this law, it is possible to produce animal and plant of desired character by the crossing and breeding them. तो इस प्रोसेस के द्वारा, इस लॉ के द्वारा अब जो एनिमल प्लांट की जो न्यू जनरेशन बनेगी उसमें डिजायरेबल कैरेक्टर को आप इंक्लूड कर सकते क्रॉसिंग की प्रोसेस के द्वारा।
Third one, a variety of disease-resistant, high-yielding crop. Various new breeds of dog, horse, cows, hens, etc. have been produced. अब क्रॉप की ऐसी वेराइटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो डिजीज रेजिस्टेंस होती है, ऐसी क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ये काउ जो होते हैं, डॉग्स जो होते हैं, हॉर्स जो होते हैं, हेंस होती हैं, इनकी न्यू न्यू स्पीशीज को इस प्रोसेस इस लॉ के द्वारा आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन द डोमिनेंट एंड रेसेसिव जीन्स। तो डोमिनेंट जीन्स क्या होते हैं? इट इज एबल टू एक्सप्रेस इट्ससेल्फ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स रेसेसिव एलील। तो जो डोमिनेंट जीन्स होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। किसकी प्रेजेंस में? रेसेसिव एलील की प्रेजेंस में भी एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जो रेसेसिव जीन्स होते हैं, डोमिनेंट अगर कोई कैरेक्टर से, ये डोमिनेंट एलील से, तो उसकी प्रेजेंस में रेसेसिव एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। Dominant allele factor can form complete polyploidy or enzyme for expressing its effects. तो डोमिनेंट एलील जो होते हैं पॉलीप्लाइडी को फॉर्म कर सकते हैं और एंजाइम्स के लिए अपने एक्सप्रेशन को इफेक्ट शो कर सकते हैं, लेकिन रेसेसिव एलील्स में ऐसा नहीं है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। In many cases, dominance is absent. बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस एब्सेंट होता है। इन हाइब्रिड ऑफ F1 जनरेशन रिसेंबल नाइदर पेरेंट्स बट आर मोर और लेस इंटरमीडिएट बिटवीन द टू। तो जहां पर डोमिनेंस की प्रोसेस जो होती है एब्सेंट होती है, तो वहां जो F1 जनरेशन बनती है ना तो वो अपने पेरेंट्स के रिसेंबल होती है, समान होती है, और ना ही उनमें किसी एक पेरेंट के कैरेक्टर होते हैं, दोनों के कैरेक्टर होते हैं, किसी के नहीं होते, उन दोनों के बीच का कैरेक्टर होता है। एग्जाम्पल, क्रॉस बिटवीन द रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर। जब आप क्रॉस करवा रहे हैं रेड फ्लावर का व्हाइट फ्लावर के साथ, तो बनना क्या चाहिए? बनना क्या चाहिए? रेड फ्लावर या व्हाइट फ्लावर बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होंगे कि दोनों जो कैरेक्टर्स हैं, रेड और व्हाइट वाले, कुछ कैरेक्टर जो शो होंगे वो किसके होंगे? रेड के, और कुछ कैरेक्टर जो शो होंगे व्हाइट फ्लावर के। जैसे अगर रेड के अंदर कुछ व्हाइट मिला दो तो जो रेड कलर होता है वो ब्राइट रेड नहीं रह जाता है, उसका कलर कैसा हो जाता है? पिंक हो जाता है। तो सेम यही होता है कि ना तो रेड कलर अपना फुल इफेक्ट दिखा पाता है, नहीं व्हाइट कलर अपना फुल इफेक्ट दिखाता है। दोनों क्या होते हैं? इनकम्प्लीटली क्या होते हैं? अपने इफेक्ट को शो करते हैं। जिससे F1 जो जनरेशन में फ्लावर बनेंगे वो कैसे बनेंगे? पिंक फ्लावर बनेंगे। तो यहाँ दोनों जो कैरेक्टर हैं, मतलब दोनों कैरेक्टर के अंदर जो जीन्स हैं वो अपना फुल इफेक्ट नहीं शो कर पाते, हाफली इफेक्ट जो होते हैं, इनकम्प्लीट इफेक्ट शो करते हैं, जिसके कारण जो फ्लावर्स बनते हैं पिंक कलर के बनते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। You can see in this diagram the cross between the red flowers and white flowers. तो जब रेड फ्लावर्स और व्हाइट फ्लावर्स का क्रॉस किया जाएगा तो उसके द्वारा F1 जो जनरेशन फॉर्म होगी उसका कलर कैसा होगा? पिंक होगा। तो अगर पूरी तरह से रेड फ्लावर्स अपना इफेक्ट शो करते तो ये जो जनरेशन है ये रेड बनती, अगर पूरी तरह से व्हाइट फ्लावर्स अपना इफेक्ट शो करते तो ये जनरेशन व्हाइट बनती। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया? 50% अपना इफेक्ट शो किया, इन्होंने भी 50% अपना इफेक्ट शो किया, जिसके कारण रेड में जब व्हाइट मिक्स होगा तो ये ब्राइट रेड ना होते हुए पिंक कलर के होंगे। तो इसको क्या कहा गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोडोमिनेंस। In these types of inheritance, two forms of contrasting character do not remain in the form of dominant and recessive allele. In the same offspring, both of them express themselves at the time. Following are the example of codominance. यहाँ पर क्या होता है कि एक एलील्स के दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। अब दो जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं ना तो वो डोमिनेंट होंगे ना रेसेसिव होंगे। जितना इफेक्ट एक कैरेक्टर शो कर रहा है उतना इफेक्ट दूसरा कैरेक्टर भी शो करेगा, एक साथ करेगा। दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर एक साथ उस नेक्स्ट जनरेशन के अंदर दिखाई देंगे। तो इस प्रोसेस को कोडोमिनेंस कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा लेते हैं, व्हेन अ व्हाइट कलर्ड बुल, जो बेल है वो किस कलर का है? लाल कलर का है, और इसका क्रॉस करवाया व्हाइट कलर्ड काऊ के साथ, सफेद कलर की गाय के साथ। तो इनका जब क्रॉस करवाया तो F1 जो जनरेशन बनी,
जो F1 जनरेशन बनी तो उसके जो काफ थे, बछड़े थे, वो रोवन थे, मतलब चितकबरे थे। चितकबरे का मतलब उनके अंदर रेड कलर भी था और वाइट कलर भी था। कुछ स्पॉट जो थे रेड कलर के थे, कुछ स्पॉट जो वाइट कलर के थे। तो इस स्पीशीज को रोवन कहते हैं। अब यहाँ रेड ने भी अपना इफेक्ट शो करा है और व्हाइट ने भी अपना इफेक्ट शो कर रहा है, जिसके कारण जो F1 जनरेशन बनी है वो कैसी बनी है? रोवन बनी, चितकबरी बनी है। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को क्या बोला है? कोडोमिनेंस। You can see in this diagram the cross between the red bull and white cows. तो रेड बुल और व्हाइट काउस का जब क्रॉस होता है तो रेड कलर के जो जीन्स होते हैं और व्हाइट कलर के जो जीन्स होते हैं इक्वली पे अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो F1 जो जनरेशन बनेगी, तो F1 में जो काव बनेंगे, बछड़े बनेंगे, तो वो कैसे होंगे? रोवन होंगे, मतलब चितकबरे। उसके अंदर रेड कलर भी प्रेजेंट होगा और व्हाइट कलर भी प्रेजेंट होगा। तो दोनों कलर ने अपना इक्वली इफेक्ट शो किया है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या किया गया है? कोडोमिनेंस का। मल्टीपल एलिलिज्म एंड इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। जो ब्लड ग्रुप होता है इसका इनहेरिटेंस कैसे होता है? अगर मदर और फादर का ब्लड ग्रुप है तो उसकी जो होने वाली जनरेशन है, चाइल्ड में क्या ब्लड ग्रुप होगा वो देखेंगे। There are two alternative form of each trait for the 7 pair of contrasting character studied by Mendel. मेंडल ने क्या किया था कि जो कैरेक्टर थे पी प्लांट के अंदर, जो कैरेक्टर देखे थे, तो उन्होंने देखे थे कितने? 7 पेयर देखे थे। वो 7 पेयर जो कैरेक्टर थे वो कॉन्ट्रास्टिंग थे, एक दूसरे के अपोजिट कैरेक्टर थे। इट मीन्स दैट देयर आर 2 एलील्स फॉर ईच ट्रेट। इसका मतलब होता है कि हर किसी सिम्टम से ट्रेट के लिए 2 एलील होंगे, ठीक है। द फर्स्ट एलील विल बी डोमिनेंट एंड सेकेंड विल बी रेसेसिव। अब 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे एक एलील के अंदर, तो पहला जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा वो डोमिनेंट होगा, दूसरा जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है वो रेसेसिव, ठीक है। जैसे आपने टाल प्लांट और डॉग प्लांट देखा, टाल को डिनोट करा था कैपिटल टी से और डॉग को डिनोट करा था स्मॉल टी से। ये दोनों साथ में रहते हैं। तो पहला वाला जो कैपिटल टी वो डोमिनेंट है और दूसरा वाला स्मॉल टी क्या? रेसेसिव। बट फर्दर स्टडीज शो दैट, लेकिन बाद में जो स्टडी हुई, देयर आर 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन और एलील विच आर नोन एज मल्टीपल एलील। तो अभी तक क्या बोला गया था कि किसी भी एक ट्रेट के लिए, एक सिम्टम्स के लिए एक एलील होता है, लेकिन बाद में जो स्टडी हुई उन्होंने बताया किसी एक ट्रेट के लिए एक एलील से ज्यादा और जीन्स होते हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस फिनोमिनन को ना मल्टीपल एलील बोला है, मतलब एक कैरेक्टर को एक से अधिक एलील भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब एक से अधिक एलील कंट्रोल करेंगे तो उस प्रोसेस को मल्टीपल एलील्स कहेंगे। मल्टीपल एलिज्म को समझेंगे बहुत अच्छे एग्जाम्पल से। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स। अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील इज एबीओ ब्लड टाइप इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर एबीओ ब्लड टाइप होता है। ए ब्लड ग्रुप भी होता है, बी भी होता है, ए बी होता है और ओ भी होता है। द 4 ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स ए बी एंड ओ आर 4 फिनोटाइप फॉर दिस ट्रेट। तो ये 4 जो ट्रेट है, पहला ट्रेट ए, दूसरा ट्रेट क्या है? बी, तीसरा है ए बी और चौथा है ओ। इन ट्रेट के लिए क्या होंगे? 4 फिनोटाइप होंगे, ट्रेट होंगे। पर्सन हैविंग द ब्लड ग्रुप ए, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो उसका जो उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन जो होगा जिसको एंटीजन कहा गया है वो भी कैपिटल ए होगा, ठीक है। एंड रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंड पर्सन हैविंग बी ब्लड ग्रुप, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, तो उसके अंदर एंटीजन जो होगा वो कैपिटल बी होगा। तो क्लियर हुआ? ऐसे पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर जो एंटीजन है वो कैपिटल ए है। अगर किसी पर्सन के अंदर ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर जो एंटीजन होगा वो कैपिटल बी होगा। उसके अपोजिट पर्सन हैविंग द ब्लड ग्रुप ए बी, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो हैव बोथ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब एंटीजन। तो उसके अंदर दोनों प्रकार के एंटीजन होंगे, कैपिटल ए बी एंटीजन होगा और कैपिटल बी भी होगा, ठीक है। while the person having the O ब्लड ग्रुप, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है? O है, तो उसके अंदर एंटीजन नहीं होंगे, ना तो कैपिटल ए होगा ना कैपिटल बी होगा, उसके अंदर क्या होगी? एंटीबॉडीज होगी। देयर 3 डिफरेंट एलील्स, कितने?
3 डिफरेंट एलील्स होते हैं, IA, IB एंड IO. Of a gene determine the phenotype of 4 blood group. तो जो 4 ब्लड ग्रुप होते हैं उसके लिए जो एलील्स होते हैं वो 3 होते हैं, IA, IB एंड IO होते हैं. एलील IA डिटरमाइन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन कैपिटल A. ठीक है, जो एलील होता है IA वो क्या डिटरमाइन करेगा, एंटीजन A को, कैपिटल A को. उसी तरह से एलील IB जो है वो डिटरमाइन करेगा एंटीजन कैपिटल B को करेगा. Any person carry only 2 of these alleles, one from each parents. ठीक है, एनी पर्सन कैरी ओनली 2 ऑफ दिस एलील्स. अब 3 में से कोई 2 एलील्स किसी पर्सन के अंदर होंगे. ठीक है, अब इस चार्ट के द्वारा देखते हैं. तो इसमें पहला जो कॉलम क्या शो कर रहा है, ब्लड ग्रुप और फिनोटाइप. दूसरा जो जीनोटाइप और तीसरा एंटीजन. अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, IA या IA एंड IO हो सकता है. दो में से केवल एक हो सकता है. पहला वाला पेयर हो सकता है, बाद वाला होगा. अब ब्लड ग्रुप A है तो उसमें एंटीजन भी A होगा, कैपिटल A. इसी तरह से किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप B है तो जीनोटाइप क्या होगा उसमें, IB या IB-IO हो सकता है. दो पेयर में से केवल एक पेयर होगा. और एंटीजन क्या होगा, कैपिटल B. अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप AB है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, IA एंड IB. और एंटीजन क्या होगा उसका, कैपिटल A एंड कैपिटल B दोनों होंगे. लेकिन अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप O है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, IO, लेकिन उसमें एंटीजन नहीं होगा, एंटीबॉडी होगी. तो एंटीबॉडीज कौन सी होगी, स्मॉल a एंड स्मॉल b होगी एंटीबॉडी. बोथ IA एंड IB आर डोमिनेंट ओवर IO. 3 एलील है, IA, IB एंड IO. तो IO के ऊपर डोमिनेंट होते हैं IA एंड IB. सिंस अ पर्सन विथ जीनोटाइप IA, IB. अगर किसी पर्सन के अंदर जीनोटाइप क्या है, IA, IB, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, दोनों ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब दोनों एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल A कैपिटल B भी करेगा. एलील IA एंड IB आर सेड टू बी डोमिनेंट. तो एलील जो IA और IB क्या है, डोमिनेंट है, और वो क्या है, रिसेसिव. दे आर एक्सप्रेस इन फिनोटाइप एज AB. तो उनके अंदर जो फिनोटाइप होगा वो क्या होगा, AB होगा, मतलब एंटीजन जो होगा AB होगा. द सिस्टम ऑफ ABO ब्लड ग्रुप. अगर किस ABO ब्लड ग्रुप is therefore example of both the multiple allelisms codominance. However, all the case of multiple allelisms are not codominant. अब इसको इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे. तो यहाँ जो मेल है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, A है. तो इसका जो फिनोटाइप होगा क्या होगा, एलील होगा, वो IA-IO होगा. इसी तरह से फीमेल जो है इसका ब्लड ग्रुप क्या है, B है. तो इसका फिनोटाइप क्या होगा, IB-IO होगा. ठीक है, तो इसके द्वारा ये बोर्ड बनाएंगे अपन. तो यहाँ पर क्या लिया आपने, अब इसके दो बनेंगे फिनोटाइप. एलील, एक ये एलील है पूरा, तो एलील के अंदर दो कैरेक्टर. तो पहला कैरेक्टर IA है, दूसरा कैरेक्टर क्या है, IO. इसी तरह फीमेल में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, IB तथा IO. ठीक है, तो इसका क्रॉस जब इससे करेंगे, IB का क्रॉस किससे करवा दिया आपने, IA से. तो जो जनरेशन बनी वो क्या बनी, IA-IB बनी. तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा. ठीक है, अब इस IB का क्रॉस किससे करवा दोगे, IO से करवा दोगे आप. ठीक है, तो IB और IO हो गया. और पता है आपको कि IA और IB क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, और क्या होता है, रेसेसिव होंगे. अब इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, B हो जाएगा. उसी तरह से आप किसका क्रॉस कराओगे, IO का क्रॉस किससे करवा दोगे, IA के साथ. तो IA जो है वो डोमिनेंट है, IO रेसेसिव है. तो जो जनरेशन बनेगी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा. इसी तरह से IO का क्रॉस IO से करवा दोगे आप, तो दोनों क्या होंगे, IO. तो जनरेशन कैसी बनी, ब्लड ग्रुप O. मतलब जो मेल था उसका ब्लड ग्रुप A है और फीमेल का ब्लड ग्रुप B है. और इन दोनों की जब मैरिज होती है तो उसके द्वारा जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा तो उसका ब्लड ग्रुप O भी हो सकता है. ठीक है, क्लियर. लेथल जीन्स एंड लेथेलिटी मतलब घातकता.
जीन्स जो कंट्रोल करते हैं बहुत सारे फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, वो सभी का फंक्शन नॉर्मल होता है, लेकिन कभी कभी लाइफ में क्या होते हैं कि ये नॉर्मल फंक्शन ना करते हुए एबनॉर्मल फंक्शन करने लगते हैं, जो अपनी बॉडी के लिए लेथल हो जाता है, घातक हो जाता है। तो ऐसे जीन्स जो नॉर्मल फंक्शन ना करते हुए एबनॉर्मल फंक्शन करने लगते हैं उनको लेथल जीन्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को लेथेलिटी कहते हैं। नेक्स्ट वन, प्लियोट्रॉपिक जीन्स या प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट। जनरली एक जो जीन होता है वो एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन कभी कभी एक जीन एक से अधिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करने लगता है। तो जो ऐसा जीन्स होता है उसको प्लियोट्रॉपिक जीन्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट कहते हैं। In other words, ability of a gene to have many effects is called pleiotropy. जब कोई एक जीन एक से अधिक इफेक्ट शो करता है, मतलब एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो इस प्रोसेस को प्लियोट्रॉपी कहते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, पी प्लांट। कलर ऑफ फ्लावर एंड शीट कोट आर एक्सप्रेस बाय सिंगल जीन। तो एक सिंगल जीन है पी प्लांट के अंदर, तो वो सिंगल जीन दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। पहला जो कैरेक्टर होगा फ्लावर के कलर को कंट्रोल करेगा, और दूसरा कैरेक्टर क्या होगा, शीट का जो कोट होता है, बीज का ऊपर का जो आवरण होता है, छिलका होता है, उसको भी कंट्रोल करेगा। तो एक जीन ने दो कैरेक्टर कंट्रोल किए। इन ह्यूमन बींग्स अ हेरिडिटरी डिजीज सिकल सेल एनीमिया। इस डिजीज के अंदर जो आरबीसीज होती है वो सिकल लाइक हो जाती है, मतलब इनका जो शेप कैसा हो जाता है, दरांते जैसा हो जाता है। ड्यू टू द प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट ऑफ जीन्स, तो यहाँ जो जीन्स होते हैं वो प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट शो करने लगते हैं। सिकल सेल एनीमिया इज a hereditary disease which is also called as Cooley's anemia। जो सिकल सेल एनीमिया होती है वो जनरेशन टू जनरेशन फैलने वाली डिजीज है। इसका एक दूसरा नाम है जिसको कुलीस एनीमिया कहते हैं। सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था उसके नाम के आधार पर इसको कुलीस एनीमिया कहते हैं। वो जनरली सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, अफ्रीकन ट्राइब्स, अफ्रीकन जो प्रजाति होती है वहाँ पाई जाती है। द जीन कॉज द प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो जिनके अंदर जो सिकल सेल एनीमिया होते हैं तो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसका एबनॉर्मल प्रोडक्शन होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण वो क्या करती है कि हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन तो करती है लेकिन एबनॉर्मल करती है। कंटेनिंग इट्स बिकम द डिसऑर्डेड एंड सिकल शेप्ड। रीजन क्या है इसका कि आरबीसी सिकल लाइक हो जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन है एबनॉर्मल हो जाता है। होमोजाइगस इंडिविजुअल नॉर्मली डाई अर्ली इन द लाइफ। होमोजाइगस का मतलब अगर एलील के दोनों कैरेक्टर सेम है, तो दोनों सेम है तो दोनों के अंदर ये डिसीज वाले जीन्स होंगे। तो अगर कोई पर्सन होमोजाइगस कंडीशन में उसके दोनों एलील्स के ये जीन्स ये जो इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो वो जो पर्सन होगा वो जैसे ही जन्म लेगा उसके कुछ समय के बाद उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर खून की बिल्कुल कमी, बहुत कमी होगी। अब खून की कमी होगी तो क्या उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसकी डेथ हो जाएगी होमोजाइगस कंडीशन में, जब दोनों एलील सेम होंगे। ठीक है, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन तो एक जो एलील है वो तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो दूसरा एलील है वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करेगा। तो बॉडी के अंदर कुछ आरबीसी जो बनेगी वो नॉर्मल बनेगी, और कुछ आरबीसी जो बनेगी वो सिकल सेल बनेगी। तो उस पर्सन के अंदर एनीमिया तो होगा लेकिन माइल्ड एनीमिया होगा, खून की कमी होगी लेकिन खून की कमी कम होगी। ठीक है, अब ऐसी जो पर्सन होता है जिसके अंदर माइल्ड एनीमिया होता है और जो सिकल सेल से सफर कर रहा है, तो उसकी जो आरबीसी होती है वो ऑलरेडी क्या होती है, सिकल लाइक हो जाती है। वो जो मलेरिया का पैरासाइट होता है वो ऐसी आरबीसी में सरवाइव नहीं कर पाता है, जिससे अफ्रीकन जो लोग होते हैं जिनको सिकल सेल एनीमिया होते हैं वो कभी मलेरिया से सफर नहीं करते, उनको मलेरिया बीमारी नहीं होती। ठीक है, द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इनहेरिट द जीन्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन।
और जो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल होता है ये जीन्स को जनरेशन टू जनरेशन पास करते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि हीमोग्लोबिन, जो सिकल सेल कैरियर होते हैं, मतलब जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होते हैं, तो उसका हीमोग्लोबिन HbA HbS होता है, ठीक है, जो कैरियर होते हैं। लेकिन जो सिकल सेल कैरियर होंगे हेटेरोजाइगस, तो इनका जब क्रॉस होगा तो हेटेरोजाइगस हेटेरोजाइगस जब क्रॉस करेंगे तो उससे जो जनरेशन प्रोड्यूस होगी वो कैसी जनरेशन प्रोड्यूस होगी? 25% जो होगी वो नॉर्मल होगी, 25% जो होगी वो कैसी होगी? जिसके अंदर सीवियर एनीमिया होता है। सीवियर एनीमिया होता है मतलब जिनमें सीवियर एनीमिया होता है वो जैसे ही जन्म लेंगे उसके कुछ समय के बाद उनकी डेथ हो जाएगी। वो जो 50% बनेगी वो कैसी बनेगी? कैरियर बनेगी, जिसके अंदर कैसा एनीमिया होगा? माइल्ड एनीमिया होगा। और जो इसके अंदर माइल्ड एनीमिया होता है उसके अंदर मलेरिया का जो पैरासाइट है कभी सर्वाइव नहीं करता है, क्योंकि इनकी जो आरबीसी होती है वो सिकल लाइक हो जाती है। उसका शेप क्या हो जाता है? आरबीसी का डिसऑर्डेट हो जाता है, और उस ऐसी आरबीसी के अंदर मलेरिया का पैरासाइट कभी सर्वाइव नहीं करता है, ठीक है। तो जब हेट्रोजाइगस पेरेंट की अगर शादी हो जाती है हेट्रोजाइगस पेरेंट से, तो उससे जो प्रोजेनी बनेगी 25% नॉर्मल होगी, 50% कैरियर्स होगी, और जो 25% होगी उनके अंदर जो सीवियर एनीमिया होगा जिससे जन्म के कुछ समय के बाद उनकी डेथ हो जाएगी। तो इनका जो क्या बनेगा? जीनोटाइपिक रेशियो बनेगा और फिनोटाइपिक रेशियो बनेगा। वो कैसा बनेगा? तो 1:2:1 बनेगा। तो ये क्या हो गया? 1:2:1 जो बना है वो क्या है? फिनोटाइपिक रेशियो। लेकिन जो जीनोटाइपिक रेशियो बना है वो क्या है? नहीं सॉरी, जो जीनोटाइपिक रेशियो बना है 1:2:1 है, लेकिन जो फिनोटाइपिक रेशियो बना है 3:1 है। तो जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जीन। तो यहाँ पर देखेंगे जो कैरियर्स हैं और जिनकी डेथ अर्ली लाइफ में हो जाती है, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो 75% हो जाएंगे, मतलब इसको 3 मानेंगे। ये सब एक जैसे होंगे फिनोटाइपिकली, लेकिन जो नॉर्मल है वो 25%, इसको 1 मानेंगे। तो 3:1 मतलब क्या हो गया इसका? फिनोटाइपिक रेशियो। और जीनोटाइपिक में क्या? 1:2:2:1। तो वो क्या हो जाएगा इसका? जीनोटाइपिक रेशियो। 1:2:1 जो होगा इसका क्या होगा? जीनोटाइपिक